हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सीटेट 2020 के लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पर संप्रत्यात्मक विकास की बात पूछ रहा है, तो इस शब्द के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। संप्रत्यात्मक विकास जो होता है वो बच्चों को शुरू से लेकर के उदाहरण के तौर पर समझाया जाता है, जिससे जो है बालक क्या करता है, सभी पॉइंट्स को कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस विधि में जो है संप्रत्यात्मक विकास का विधि माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए आप लोग। ठीक है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में? जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से 5 के जो बच्चे होते हैं, वो कहाँ अपने सबसे अच्छा वातावरण खोजते हैं? जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकता हो, अर्थात उनकी जिज्ञासा को जहाँ पे पूरी की जाए, वहीं पर उस वातावरण में ही वह रहना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ से उनको उनकी जिज्ञासा जो हो वो पूर्ति होता रहे, कहानी के माध्यम से और किसी माध्यम से, तो वहाँ पे वो अपने को अच्छे ढंग में पाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का यही मतलब है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी में देख लीजिए। ठीक है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वे अपने आप को सक्षम मानते हैं, तो वहाँ पे जो है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और वह कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि बच्चे जो है पैदा होते ही सारे जो है व्यवस्थाएं जो है लेकर आते हैं, स्मृतियाँ उनके में भरी रहती हैं। ठीक है, वो जो सीखते हैं वही भंडारित करते हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। बीद में देखिए, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल सही ये लग रहा है, क्योंकि बच्चा जान रहा है कि पक्षी है, ये नहीं जान रहा कि वो कौवा है या मोर है या कुछ है। पक्षी के बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज है कि पक्षी जो है उड़ता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जा रहा है। तीसरा है, बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। कोई उपकरण के माध्यम से नहीं है, वो सुना है, उसको भंडारित किया है, उसको जान रहा है कि ये पक्षी है, बाद में उसको पता चल जाएगा कि यह एक कौवा भी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, तो सीटेट में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों में ही उत्तर छुपे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको मेमोराइज कीजिए और उसको अपने ऊपर लाइए। ठीक है, तो आपको उत्तर जो है तुरंत मिल जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कहे, क्या कहे? यहाँ पे देखिए, क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए आपको उस समय? ऑप्शन नंबर ए में देख लिए, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, बिल्कुल ये सही हो जा रहा है। ठीक है, बच्चों को ऐसा प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम करो, तुम सीख जाओगे, बहुत अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है आंतरिक प्रेरणा बच्चों में मिलती है। और सी ऑप्शन में देख लिए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो ये तो होगा नहीं, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इससे एकदम ठीक कर दिया। ठीक है, तो बच्चा और होपलेस हो जाएगा। ठीक है, और नहीं कर पाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे।
5वां नंबर प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षण से उसको जो है प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, बच्चे में जब कोई प्रोत्साहन जैसी चीज़ दिखा करके उनको पढ़ाया जाता है, उनको किसी कार्य के प्रति जो है रुचि पैदा किया जाता है, तब बालक जो है अधिक जो है प्रोत्साहित होकर के उस कार्य को करते हैं। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। उनमें चिंता और डर पैदा करके तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टाफ़ी, ये भी कोई बात नहीं है, बच्चा सीख जाता है तो टाफ़ी उफ़ी का कोई महत्व नहीं रखता है। ठीक है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें जो है मदद देकर, तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रतियोगात्मक परीक्षण से जो है बच्चे को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 6वां नंबर प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, तो कौन सा उद्देश्य उत्प्रेरित करना होगा प्रभावशाली शिक्षक के उद्देश्य से? तो प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वो जिज्ञासु बने। ठीक है, ऐसा सिखाए कि बच्चा जिज्ञासु बने, सीखने के लिए वो तत्पर हो और सीखना पसंद करने लगे। ठीक है, जो प्रभावशाली शिक्षक होता है उसका मुख्य काम होता है कि वो बालकों को ऐसा पढ़ाए कि वो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, वो जिज्ञासु हो जाए। ठीक है, सीखने को लालायित रहे। तो आप ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दंडात्मक तो जहाँ पे हो ऑप्शन में इसको कैंसिल कर दिया कीजिए। ठीक है, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा में अच्छे अंक, तो अच्छे अंक लाने के लिए तो पढ़ाई की नहीं जाती है, आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, रट कर याद करना, ये भी ऑप्शन में रहे तो सीधे काट दीजिए। ठीक है, वो ऑप्शन कभी सही ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ठीक है, प्रभावशाली विद्यालय प्रथा का है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रतियोगात्मक कक्षा, जो प्रतियोगात्मक कक्षा रहेगा, बालकों में आगे बढ़ने की होड़ रहेगी, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विद्यालय माना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास का इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो जो सिर पदाभिमुख दिशा होता है वो सिर से पैर तक होता है। ठीक है, सिर से पैर तक होता है इसका विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है सिर से पैर की ओर सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत इसका व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए। ठीक है, तो भाषा विकास के लिए सबसे उचित समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा सीखने के लिए सबसे उचित माना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक बचपन का समय कब माना जाता है? तो 2 से 6 वर्ष के करीब माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। वो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो ऐसा कारण कब बन सकता है? प्रश्न कह रहा है कि एक माता पिता हैं, वो खिलाड़ी थे, उनका एक बच्चा है, उसको प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। अब वो जो है हफ्ते मतलब सप्ताह के अंत में जो है उसका टेस्ट लेते हैं। तो बहुत ही संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इसके कहने का मतलब है कि उनका जो वंश है, उनका जो वंशानुक्रम है, क्या उनके जैसा बन सकता है, इसका क्या संभावना है। ठीक है, तो प्रश्न में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए,
आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण, वह जिस समाज में जिस पर्यावरण में प्रशिक्षण ले रहा है, अगर वह प्रशिक्षण उस लायक होगा तो निश्चित ही संभव है, ठीक है, निश्चित ही संभव है कि वो अपने माता पिता के जैसा बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कार्य करेगा, ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गौड़वाहक, ठीक है। गौड़वाहक मतलब निकटतम हो, ठीक है, निकटतम सदस्य हो लेकिन उसका मुख्य सदस्य ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ठीक है, ये जो है सामाजिकरण के गौड़वाहक माने जाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिवार और रिश्तेदार, परिवार तो हो सकता है, रिश्तेदार नहीं हो सकता है, ठीक है। पास पड़ोस नहीं हो सकता है, परिवार हो सकता है। विद्यालय तो हो सकता है, पास पड़ोस नहीं हो सकता है। तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य हो सकते हैं सामाजिक गौड़वाहक, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अनन्योक्रिया में विश्वास रखता था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास था वो सामाजिक अनन्योक्रिया पर आधारित था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जन करता है। बालक की सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है, ठीक है। और बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है सीखता है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास था वो सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो रहा था। 13 नंबर प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कोई बच्चा है वो विशिष्ट उत्तर देता है, ठीक है, और वो जो है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो वो दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन के आएगा, ठीक है। उसका जो दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन था वो बच्चे के विशिष्ट उत्तर, ठीक है, जैसे सेंसिटिव होकर के देना, तो वो किसके अंतर्गत आता था? तो दंड आज्ञाकारिता के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे का जो अधिगम का सिद्धांत था उसके लिए एक विद्यार्थी को क्या आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, इसमें ये जो है सटीक उत्तर आपका इसमें हो रहा है, ठीक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास तो ये मानता ही नहीं था। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बनन भी नहीं मानता था। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ठीक है, तो ये सब वो नहीं मानता था। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण से जुड़ना, उसमें खोजना, उसमें रहना, उसमें अपने आप को ढालना, ठीक है, उसके अधिगम का सिद्धांत ये बताता था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा जिसको कहते हैं निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, ठीक है। एक प्रारंभिक और एक अंत, जब दोनों घटित होती है तो बीच का काल होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको उन्होंने कहा था, जीन पियाजे ने, समायोजन और अनुकूलन के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। ऐसा जीन पियाजे ने अपने स्कीमा में, अब अपने प्रारूप में बताया है, ठीक है। समावेशन तो बताया नहीं था, साम्यीकरण तो बताया नहीं था, ठीक है।
और समावेशन और अनुकूलन तो बताया था, लेकिन समावेशन नहीं बताया था। तो समायोजन और अनुकूलन के रूप में ये जो बीच का समय होता है वो समायोजन और अनुकूलन, ठीक है, समायोजित करो और उसका अनुकूलन करो, उसको जानो पहचानो, अपने अंदर समाहित करो। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा दे, ठीक है, आवृत्ति को जो बढ़ावा दे वही जो है प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था मानी जाती है। किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। किस वातावरण में? अधिगम के वातावरण में आवृत्ति को बढ़ावा देना ही प्रगतिशील माना जाएगा, ठीक है। समावेशन तो होगा नहीं, नियामक होगा नहीं, खोज को प्रोत्साहन करना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था वो क्या था? गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उसमें ये कहा गया था कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ये मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही भी हो जाएगा, ठीक है। क्षमता भाग्य योग्य, तो ये पर विश्वास नहीं था, हर बच्चे के प्रत्येक विषय पर 8 विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाए, बुद्धि को केवल बुद्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो लड़की द्वारा ये किया गया व्यवहार जानते हैं क्या होगा? जीन पियाजे इसे जो है अहम केंद्रित भाषा कहेगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर कार्य करते हुए अपने आप में बड़बड़ाता है उसके बारे में या उसके अंतर्गत सोच के बारे में, तो वो जो है अहम केंद्रित भाषा कहेगा। और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या जो है बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ठीक है। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने दोनों इस पर प्रतिक्रिया दिए थे, ठीक है। तो जीन पियाजे अहम केंद्रित कहा था और वाइगोस्की जो है अपनी भाषा में क्रिया, निजी भाषा द्वारा क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में इसको कहा था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लिंग है, तो लिंग कैसा है? तो लिंग जो होता है वो जैविक सत्ता होता है, ठीक है, जैविक सत्ता होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की जो था वो तथ्यों पर आधारित स्मरण के आधार पर, तथ्यों के आधारित स्मरण के आधार पर प्रश्न बनाने को कहता था, जिससे बच्चों के सही ढंग से आकलन हो सके। तो आपका पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है, ठीक है। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न बनाया जाए जिसका उस बच्चों का जो है सही ढंग से आकलन हो सके, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अपनी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए जो है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव ना किया जाए कि ये इनका लड़का है, ये मेरे जान पहचान का लड़का है, ठीक है, इसको ज़्यादा नंबर दे, इसका ये करें, ठीक है। तो इससे जो है वैयक्तिक भिन्नता की समाप्ति होती है, ठीक है। बच्चों से बातचीत करके ये तो हो नहीं सकता है, विद्यार्थियों के कठोर नियम तो लगा नहीं सकते हैं, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना भी उचित नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जा रहा है। 22 नंबर प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है? जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, तभी ना आकलन आपका उद्देश्यपूर्ण होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आप लोग बताएं। अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी, अधिनायकीय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुविधादाता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए सुविधादाता के रूप में होना चाहिए शिक्षक की भूमिका, ठीक है। अनुमतिपरक नहीं होना चाहिए, सत्तावादी तो होना ही नहीं चाहिए, अधिनायकीयवादी होना ही नहीं चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों को अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों शिक्षिका को तो सभी विद्यार्थी जो है लाइक करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं शिक्षिका, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तो ये हैं, एकमात्र निर्धारक होती हैं, निर्धारक ही नहीं होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं शिक्षिकाएं जो होती हैं विद्यार्थियों पर अपने। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना चाहिए किसमें? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को जब हम एक क्लास में शामिल कर लेते हैं तो शामिल करने से शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा जो है परिवर्तन अपेक्षा रखता है, ठीक है। कि इसमें कोई जो है भेदभाव नहीं है, सब समान रूप से हैं, ठीक है। तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। विद्यालय पर भार बढ़ा देना तो होगा नहीं, एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये भी नहीं होगा। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि साथ में बैठने में किसी बच्चे को हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन एकदम सही हो रहा है। 26 नंबर प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है क्या? तो यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल भी सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है। बहुत अच्छा कर सकता है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा तो गलत है। क्यों नहीं कर सकेगा? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए जो है विद्यालय में ही भेजना जाना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सुनने में बाधित है, बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से बच्चे को लगा करके सुनाया जा सकता है और सबसे समान रूप में रखा जा सकता है एक विद्यालय में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जा रहा है। उनतीस नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अधिगम को जो है बढ़ा सकती है। मान लीजिए कोई आप अभ्यास या चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन से जोड़ करके उसको और आगे बढ़ा सकती हैं, ठीक है, और सरल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके उसको बढ़ा सकती हैं उस अध्याय को। आज का अंतिम प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है इसमें पूछ रहा है। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो बिल्कुल गलत है। उनको जानकारी देंगे तो कैसे निष्क्रिय हो जाएंगे? जब जानकारी देंगे तो प्राप्त करता हो जाएंगे ना, निष्क्रिय कभी नहीं हो सकते हैं बच्चे। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, तो बिल्कुल हैं, ठीक है। बच्चे समस्या का समाधान कर सकते हैं, उनके अगर उनमें जो है हुनर होगा, उनको हुनर सिखाया जाएगा।
बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, तो बिल्कुल सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जा रहा है। बी सी डी, ए वाला नहीं सही हो रहा है, निष्क्रिय नहीं होगा पहली बात तो। ठीक है, यहीं से ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।